मार्वल की वो कौन सी सीरीज है जिसने अकेले पूरे मल्टीवर्स सागा का बेस सेट किया? सोल स्टोन को इन्फिनिटी वॉर से पहले किसी मूवी में क्यों नहीं दिखाया गया? और गैलेक्टस के पास जो पावर कॉस्मिक है उससे होता क्या है? इन सभी बातों का जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की मैं लड़ी लगाने वाला हूँ सुपर फैक्ट्स के इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लोकी सीरीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे इम्पैक्टफुल सीरीज है जो कि बहुत सक्सेसफुल होने के साथ साथ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है मार्वल के सबसे प्रॉफिटेबल मूवीज के लिए। लोकी सीरीज की स्टोरी खुद डायरेक्टली निकल कर आती है एवेंजर्स एंड गेम मूवी से। सीरीज में दिखने वाला वेरिएंट कंसेप्ट रिस्पॉन्सिबल है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए, जहां व्यूअर्स एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ कई एक जैसे दिखने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में हो सकते हैं और 3 अलग अलग दिखने वाले स्पाइडरमैन एक साथ हो सकते हैं। लोकी सीरीज में दिखने वाला वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट था डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी के लिए, जहां मूवी के ज्यादातर इवेंट वॉइड में ही हुए। लोकी सीरीज की वजह से फैंस ने कोई सवाल नहीं उठाया जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2 बिल्कुल ही डिफरेंट यूनिवर्स की स्टोरी दिखाई गई, एक डेडपुल एंड वुल्वरीन और दूसरा फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। इन सब के अलावा अभी एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स भी डायरेक्टली जुड़े हुए हैं लोकी सीरीज से। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि लोकी सीरीज मल्टीवर्स सागा का पूरा बेस है। नंबर 2, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में हम देखते हैं कि माइल्स मोरालेस जब ग्वेन स्टेसी से मिलता है तो उसका हाथ ग्वेन के बालों में चिपक जाता है, जिसकी वजह से बेचारी ग्वेन को मिलता है न्यू हेयर स्टाइल, जिसे माइल्स कॉम्प्लीमेंट करता है उसके लुक के लिए। अब हमें इस मूवी के अगले पार्ट में दिखता है कि ग्वेन माइल्स से मिलने से पहले दर्जन से भी ज्यादा हेयर स्टाइल चेंज कर चुकी थी, पर जब माइल्स ने उसके हेयर स्टाइल की तारीफ करी तो उसके बाद ग्वेन ने गलती से मिले इस हेयर स्टाइल को कभी चेंज नहीं किया। नंबर 3, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में मेंशन होता है एक पावर का जिसका नाम है पावर कॉस्मिक। अब ये पहली बार है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो इस पावर की बात हुई। पावर कॉस्मिक बेसिकली एनर्जी है रियलिटी की, यानी वो एनर्जी जो कि यूनिवर्स को रियल बनाती है। ये पावर पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही बीइंग के पास थी और वो है गैलेक्टस, इसीलिए गैलेक्टस का यूनिवर्स में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में रीड और सूजन के बेटे फ्रैंकलिन के पास भी ये पावर है, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ रीड रिचर्ड्स मैनिपुलेट हो रहा था कि फ्रैंकलिन के अंदर कोई पावर नहीं है, बल्कि इसकी वजह से सूजन जो मर गई थी वो जिंदा भी हुई, क्योंकि फ्रैंकलिन ने पावर कॉस्मिक की वजह से यूनिवर्स की रियलिटी को अपने हिसाब से चेंज किया। ये पावर बहुत रेयर है, ये बस गैलेक्टस के पास थी। इसका कुछ हिस्सा गैलेक्टस अपने हेराल्ड्स को देता है और फ्रैंकलिन के अंदर पावर कॉस्मिक होने का मतलब यही है कि गैलेक्टस अपनी पोजीशन छोड़ सकता है। नंबर 4, पहली एवेंजर्स मूवी को डायरेक्ट करने वाले जॉस व्हीडन चाहते थे कि वहां एंटमैन और वॉस्प भी हो, क्योंकि कॉमिक्स में एंटमैन और वॉस्प एवेंजर्स टीम के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, पर क्योंकि मूवी में ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे तो इसीलिए जॉस व्हीडन ने इन कैरेक्टर्स को मूवी में नहीं रखा। इन सब के ऊपर मार्वल के स्क्रीन राइटर्स भी नहीं चाहते थे कि जब तक एंटमैन की सोलो मूवी ना आ जाए तब तक उसे एवेंजर्स के साथ ना दिखाया जाए। पर हॉकाई सीरीज में जब रॉजर्स द म्यूजिकल दिखाया गया तो वहाँ बैटल ऑफ न्यूयॉर्क को दिखाते हुए एंटमैन को भी वहाँ दिखाया गया। इस चीज को हॉकाई भी पॉइंट आउट करता है कि एंटमैन बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में नहीं था, पर टेक्निकली एंटमैन बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में था। एंटमैन कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और हल्क के साथ टाइम ट्रैवल करके न्यूयॉर्क बैटल में गया था, जहां किसी ने पक्का उसे नोटिस किया होगा। तो डेस्टिनी ने एंटमैन को बैटल ऑफ न्यूयॉर्क का हिस्सा बना ही दिया। नंबर 5, लोकी के सीजन में दिखने वाले औरोबोरोस को प्ले किया है की हुई क्वान ने। हम सब जानते हैं कि लोकी सीरीज डील करती है मल्टीवर्स से, और जिस प्रोजेक्ट को देखते हुए की हुई क्वान को लोकी के सीजन 2 में रोल मिला उस मूवी को आज तक का सबसे जबरदस्त डिपिक्शन माना जाता है मल्टीवर्स का। वो मूवी थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसी मूवी के सक्सेस के बाद की हुई क्वान को केविन फाइगी ने पर्सनली कॉल करके हायर किया था औरोबोरोस के रोल के लिए, पर शायद केविन फाइगी को नहीं पता होगा कि वो की हुई क्वान के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। की हुई क्वान असिस्टेंट एक्शन कोरियोग्राफर थे पहली एक्समैन मूवी के, जहां केविन फाइगी उस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर थे। नंबर 6, वांडाविजन मार्वल की सबसे पहली डिज्नी प्लस सीरीज है, पर जब ये सीरीज आई थी तो उस दौरान वो सबसे आखिरी में बनी थी, जिसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज तक दिखने वाले थे। सबसे पहली मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर होने वाली थी। उस दौरान पैंडेमिक की वजह से सीरीज की फिल्मिंग में डिलेज भी हुए थे, जिसकी वजह से वांडाविजन की फिल्मिंग लिटरली 2020 के नवंबर में खत्म हुई, जिसका मतलब पोस्ट प्रोडक्शन का बहुत सारा काम बचा हुआ था। पर वांडाविजन सीरीज को बनाने वाली जैक शेफर ने सजेस्ट किया कि वांडाविजन
परफेक्ट है पैंडेमिक के माहौल को दिखाने के लिए। इसीलिए सीरीज के पहले 2 एपिसोड प्रीमियर कर दिए गए फिल्मिंग खत्म होने के ठीक 2 महीने बाद। जहां जब तक बाकी एपिसोड हर हफ्ते सामने आ रहे थे, तब तक पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी चल रहा था और इस दौरान बहुत सारे चेंजेस हुए। आपने नोटिस किया होगा कि कैट डेनिंग्स जो सीरीज में डार्सी का रोल प्ले कर रही थी, उन्हें सीरीज के फिनाले में दिखाया ही नहीं गया क्योंकि कैट डेनिंग्स पैंडेमिक के दौरान लास्ट के हिस्से की फिल्मिंग का पार्ट नहीं बन पाई। इन सब के ऊपर इस जल्दीबाजी में और भी कई चेंजेस हुए। जो कमर्शियल्स आपको एपिसोड्स के बीच में दिखाए जा रहे थे, उनमें पहले प्लान किया गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई दी जाए और आखिरी कमर्शियल में जो फार्मासिस्ट दिखा वो डॉक्टर स्ट्रेंज होता। डॉक्टर स्ट्रेंज हमें दिखते बेसिकली वांडा के रियलिटी बबल में उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हुए। नंबर 7, आपने सुना और देखा होगा कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में मूवी का पूरा हिस्सा 24 FPS पर चलता है। एनिमेटेड फिल्म्स के लिए बहुत कॉमन फ्रेम रेट है, जबकि मूवी में माइल्स ने जब तक अपनी स्पाइडर पावर्स पर पकड़ नहीं बना ली थी, उसको 12 FPS पर ही दिखाया जाता है और धीरे धीरे फ्रेम रेट बढ़ाया जाता है। यहाँ एनिमेशन स्टाइल कॉमिक बुक जैसा है, जहाँ वर्ड बबल्स दिखते हैं, पैनल्स दिखते हैं, पर ये सब आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक माइल्स को रेडियो एक्टिव स्पाइडर नहीं काटेगा। नंबर 8, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमें रीड रिचर्ड्स के अलग अलग कलर्स के वर्क स्टेशन दिखते हैं। आपने मूवी में 3 कलर के वर्क स्टेशन नोटिस किए होंगे, रेड, येलो और ब्लू। अब इन तीनों स्टेशन का अलग अलग यूज है। रेड स्टेशन यूज होता है प्रोटोटाइप्स बनाने और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। रीड ने यही टेलीपोर्टेशन डिवाइस का प्रोटोटाइप तैयार किया था। येलो स्टेशन सोच विचार और डिस्कशन के लिए है, यही फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से कैसे निपटे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ब्लू स्टेशन मिशन कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए है, यही रीड गैलेक्टस से जुड़े डीप स्पेस सिग्नल मॉनिटर करता है। नंबर 9, इन्फिनिटी सागा में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे किसी ना किसी मूवी में। टेसरेक्ट की पूरी जर्नी है कैप्टन मार्वल को पावर देने से लेकर लोकी के हाथ लगने तक। माइंड स्टोन की जर्नी है थैनोस से लोकी के पास जाने से लेकर विजन के सर पर आने तक। रियलिटी स्टोन की जर्नी है अर्थ पर छुपाए जाने से लेकर कलेक्टर की कलेक्शन का हिस्सा बनने तक। पावर स्टोन की जर्नी है मुराग के टेंपल से चुराए जाने से लेकर ज़ैंडार पर सेफली रखे जाने तक। और टाइम स्टोन की जर्नी है कमरताज में संभाल के रखे जाने से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के गले का हार बनने तक। पर एक स्टोन के बारे में इन्फिनिटी वॉर से पहले किसी भी मूवी में कहीं मेंशन नहीं किया गया, ये था सोल स्टोन। ऑडियंस इन्फिनिटी वॉर आने से पहले थॉर रैग्नारॉक से लेकर ब्लैक पैंथर मूवी तक फैन थ्योरीज बनाते रहे कि सोल स्टोन शायद हाइमडाल की आंखों से लेकर वकांडा के हर्ब गार्डन में हो सकता है। पर इन्फिनिटी वॉर को बनाने वालों ने सोच रखा था कि सोल स्टोन किसी ऐसी जगह होनी चाहिए जिसे ऑडियंस गेस ना कर पाए, प्लस सोल स्टोन की लोकेशन किसी एक कैरेक्टर को ऑलरेडी पता हो जिसके लिए ये रिवील करना इमोशनल हो। इसलिए सोल स्टोन को आखिरी में रिवील किया गया वॉर्मीर पर। नंबर 10, अभी रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं डॉक्टर डूम के रोल में, पर ये पहली बार नहीं है जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स छोड़कर गए और फिर वापस आए। आयरन मैन 3 आखिरी फिल्म होने वाली थी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और इसके लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर इतने श्योर थे कि जब आयरन मैन 3 के स्क्रीन राइटर्स ने उन्हें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन बताया जिसमें वो उड़ के स्पेस में जाते और मिलते गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से, पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि मन बना चुके थे वापस ना आने का, उन्होंने इस आइडिया को स्क्रैप कर दिया और इसके बदले ब्रूस बैनर को दिखाया गया पोस्ट क्रेडिट सीन में। नंबर 11, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में वो सब कुछ हुआ जो टोनी के नाइटमेयर में दिखा था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। उस नाइटमेयर में कैप्टन अमेरिका की शील्ड आधी टूटी हुई दिखाई देती है। एंड गेम में थैनोस ने ऐसे ही शील्ड को तोड़ा था। हल्क घायल था और लड़ने की हालत में नहीं था। एंड गेम में हल्क का हाथ बुरी तरह डैमेज होता है और इन्फिनिटी वॉर में वो लड़ नहीं पाता। ब्लैक विडो टोनी के नाइटमेयर में उसी पोजीशन में थी जैसे वो एंड गेम में मरती है, और थॉर भी वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे थैनोस ने उसे स्टॉर्म ब्रेकर से घायल करने के बाद किया। नंबर 12, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत में एक रूल था कि किसी भी सुपर हीरो की कोई सीक्रेट आइडेंटिटी नहीं होगी। इस यूनिवर्स में हर कोई जानता था कि स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका है। थॉर की कोई सीक्रेट आइडेंटिटी नहीं थी, जो उसे नॉर्मल आउटफिट में भी देख ले वो उसके साथ सेल्फी लेता था। नताशा रोमानॉफ और क्लिंट बार्टन के बारे में सबको पता था कि ये दोनों एक शील्ड एजेंट थे, और सबको पता था कि डॉक्टर ब्रूस बैनर गुस्से में हल्क बन जाएगा। यहाँ तक कि ब्रूस बैनर की फोटो तक थी पीटर पार्कर की क्लास में। अब मार्वल का ये अकेला डिसीजन निकल कर आया सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वजह से। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने पहली आयरन मैन मूवी के एंड में अपनी मर्जी से एक लाइन जोड़ दी फिल्मिंग के दौरान, जो कि था आई एम आयरन मैन, और यहीं से सिनेमैटिक यूनिवर्स में
सीक्रेट आइडेंटिटी ना रखने का फैसला लिया गया। और ये सोचने वाली बात है कि इसी इम्प्रोवाइज डायलॉग ने इन्फिनिटी सागा का अंत किया। तो ये थे मार्वल के ऑसम सुपर फैक्ट्स। क्रेजी थे कि नहीं? अब आप मुझे बताओ कि आपको इनमें से कितने फैक्ट्स पता थे और किस फैक्ट ने आपके होश उड़ा दिए। प्लस अगर आपके पास भी कोई ऑसम फैक्ट है तो उसे सबमिट करो कमेंट सेक्शन में। सुपर फैक्ट्स एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।